अभी ना 2024 में यूपीएससी ने हमसे पूछा, नारी शक्ति वंदना अधिनियम प्रोविज़न विल कम टू इफेक्ट फ्रॉम 18 लोकसभा। पता नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। हटाओ इसे, पहले वो काट दो। 2 और 3 आंसर है। 18 लोकसभा पीछे पड़ा है कि 18 लोकसभा में उसको जो तुम्हारा ये प्रोटेम स्पीकर वाला है इसे मतलब हटा दिया, नहीं माना। फिर इसने बोला है दिस विल बी इन फोर्स आफ्टर 15 ईयर ऑफ बिकमिंग एक्ट। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर, पहले 15 साल के लिए होगा जब ये एक्ट आ जाएगा। देन देयर इज अ प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल जैसे ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसमें अलग होगा, पर शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए ना जो मतलब कोटा होगा जो शेड्यूल कास्ट में से है। ठीक है, एक सेकंड इसका मतलब देख लेते हैं यार, मतलब मैं पूरी तरह से समझा नहीं पा रहा। There are provision for the reservation of seat for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled castes. मतलब इसमें बोल रखा है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, 31 सीटें थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनकी शेड्यूल कास्ट की। अब 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका आंसर नहीं दे रखा होगा, ये मतलब अलग है। ये सीट परसेंट ये तो बिल्कुल गलत है। allocation of more number of parliamentary seats for recently created by states, नहीं। constitutional reservation backward class in government employment, free and compulsory education, ये आंसर है इसका। देन फिर इसने हमसे 1997 में पूछा कि ना रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन कैन अलोकेट 33% सीट एज दे कंटेस्ट टू वुमेन कैंडिडेट विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाई इसका आंसर है डी। हाँ, डी आंसर है भाई इसका। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो आप 33% महिलाओं को राज्य की वो कानून बनाने में शामिल करें तो आपको उसको करना ही पड़ेगा। देन इसने हमसे 1990 में पूछा 52nd अमेंडमेंट है तुम्हारा एंटी डिफेक्शन लॉ से वाला, और 59 अमेंडमेंट है तुम्हारा इमरजेंसी इन पंजाब। 62nd अमेंडमेंट देख लेते हैं 1990 का सी 1 2 3 चारों करेक्टली मैच है। 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, 56th अमेंडमेंट स्टेट रूल फॉर गोवा, 59 अमेंडमेंट इमरजेंसी इन पंजाब, 62 अमेंडमेंट रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन सर्विस। ठीक है, अब 56 अमेंडमेंट गोवा के लिए है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 56 अमेंडमेंट गोवा के लिए ये तो है ना। देन 62nd अमेंडमेंट है तुम्हारा रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इट इज़ जनरली टू डिफ़िकल्ट सच फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन था। एक्ट प्रोवाइड है ना, इसने बोल रखा था एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द 18 लोकसभा डायरेक्टली इफ इट स्टेट्स दैट रिजर्वेशन विल कम टू इफेक्ट आफ्टर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज फॉलोइंग फर्स्ट सेंसस इंडक्टेड एक्ट। ये डिलिमिटेशन कमीशन के बाद शुरू होगा। टाइमलाइन कुड बी आफ्टर दैट सेंसस एंड द डिलिमिटेशन। ये हो सकता है कि आफ्टर द सेंसस हो। एक्ट प्रोवाइड 15 ईयर फॉर रिजर्वेशन। एक्ट देता है कि भाई 15 साल तक रहेगा जब ये फोर्स में आ जाएगा विद पॉसिबली उसके बाद हो सकता है इसका एक्सटेंशन कर दिया जाए। एक्ट इंक्लूड सब रिजर्वेशन फॉर SC ST वुमेन।
विद देयर इन रिस्पेक्टिव कोटास। भाई SC ST वुमेन को ना उनके कोटा के अंदर ही रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। अब क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेस किया है IPC को, है ना। कम्युनिटी सर्विस, अब जो छोटे छोटे ऑफेंस है ना उनके लिए कम्युनिटी सर्विस शुरू की है। एज फॉर क्लासिफाइंग गैंग रेप विक्टिम एज अ माइनर। एक सेकेंड, एज फॉर क्लासिफाइंग गैंग रेप विक्टिम एज अ माइनर रेंज फ्रॉम 16 to 18। इसका मतलब क्या है? पहले अगर इसका मतलब है अगर पहले कोई लड़की 16 साल से कम उम्र की होती थी तो उसे नाबालिग माना जाता था, लेकिन अब कानून बदलाव करके अब मतलब इसका मतलब है अगर अब 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ सहमति के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। मतलब 18 साल से नीचे किसी भी लड़की के साथ किसी भी क्या था एज क्लासिफाइंग गैंग रेप विक्टिम एज अ माइनर। 18 साल से कम जो वाली लड़की है उसके साथ गैंग रेप हो रहा है तो उसे मतलब अब 18 साल कर दिया गैंग रेप की। क्रिमिनलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्टेन्ड बाय डेसिट, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया आपने कि झूठे फॉल्स प्रॉमिस में तो भी क्रिमिनलाइज है। वर्ड सेडिशन रिमूव कर दिया गया बट पीनल प्रोविजन इंट्रोड्यूस। एग्जिस्टिंग सेशन आर्म रिवेलियन सुपरवाइज एक्टिविटीज़ इंकरेज सेपरेटिज्म इंडेंजरिंग सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। जो सेडिशन था ना उसे रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह एग्जिस्टिंग सेशन आर्म रिवेलियन सबवर्सिव एक्टिविटीज़ इंक्रीजिंग सेपरेटिज्म इंडेंजरिंग सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। डिफाइन द ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया गया है। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, साइबर क्राइम। फॉर मर्डर बाय द ग्रुप ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस और पर्सनल बिलीफ, डेथ है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है। ग्रीवियस हर्ट ऑन दोज ग्राउंड, जिसके लिए 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट है और फाइन है। भारतीय नागरिक संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें रिप्लेस किया गया है CRPC को। इसके अंदर जो प्रोविज़न है ना, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कंप्लीट 1/3 ऑफ इस मैक्स सेंटेंस कैन बी रिलीज ऑन बॉन्ड। अगर जो पहली बार का ऑफेंडर है अगर उसने एक तिहाई अपना सेंटेंस पूरा कर लिया है तो उसे बॉन्ड के बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोज हु हैव स्पेंट half of his max sentence can be released on bail exception offense is punishable। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है, मल्टीपल से सीरियस ऑफेंसेस है या फिर लाइफ एंड डेथ वाला है। पुलिस रिक्वेस्टेड मेडिकल एग्जामिनेशन अलाउड इंक्लूडिंग पुलिस को रिक्वेस्ट करना होगा मेडिकल एग्जामिनेशन में अलाउड इंक्लूडिंग रेप केसेस। मैंडेटरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, मिनिमम पनिशमेंट जिनके लिए 7 साल है। मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर दिया गया टू ऑर्डर टू हैंडराइटिंग सिग्नेचर और वॉइस सैंपल कलेक्शन। मजिस्ट्रेट एम्पावर टू हैंडराइटिंग, है ना, हैंडराइटिंग सिग्नेचर एंड वॉइस सैंपल कलेक्शन। ब्यूरो FIR का प्रोविज़न कर दिया गया जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जिन्होंने कोर्ट निर्भया केस में दी थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज किया गया प्राइमरी एविडेंस के रूप में, जिसमें और लीगल प्री अजम्पशन इस्टेब्लिश फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, लीगल प्री
ठीक है, लीगल प्री अजम्पशन माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर को। ये क्या है? पुलिस रिक्वेस्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग पुलिस रिक्वेस्टेड मेडिकल एग्जामिनेशन अलाउड इंक्लूडिंग इन रेप केसेस को अच्छी तरह समझाओ। मतलब ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? मतलब अब मेडिकल जांच कराना कंपलसरी है। वो मामले बताओ जिसमें मेडिकल जांच कराना ज़रूरी है इसके अकॉर्डिंग, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूपीएससी ने हमसे पूछा था मित्र शक्ति के बारे में, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है यार, इसका आंसर कोई कैसे दे देगा, है ना। इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ, अब इसमें बोला इंडियन एयरफोर्स ठीक है ना। फिर यूपीएससी ने हैंड इन हैंड 2007 जॉइंट एंटी टेररिज्म मिलिट्री ट्रेनिंग वाज हेल्ड बाय द ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी एंड ऑफिसर ऑफ आर्मी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पता नहीं भाई 2008 में। देखो चाइना तो होगा नहीं, रशिया होगा या यूएसए होगा, जापान भी हो सकता है यार। डी यूएसए है क्या? ए चाइना के साथ हमने चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी हैंड इन हैंड, एंटी टेररिज्म मिलिट्री ट्रेनिंग। साले पाकिस्तान को बता दिया होगा हरामी के पिल्ले ने। इसका आंसर है डी 2 3 4। हमने जो मित्र शक्ति है इसमें काउंटर। देखो अब यार मैं बताऊँ तुम्हें इस क्वेश्चन को कैसे ठीक कर सकते थे हम लोग। अगर आप तीसरा देखो, ठीक है नहीं हो सकता था भाई। मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका के साथ है। ये हुई थी अनोद मिलिट्री स्टेशन पुणे में। इसमें ये जॉइंट प्लानिंग, जॉइंट रिस्पॉन्स, एग्जीक्यूशन ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है इन सेमी अर्बन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वॉल्व एयरफोर्स फॉर एयर मोबिलिटी एंड सपोर्ट। मित्र शक्ति है तुम्हारा श्रीलंका में पुणे मिलिट्री में वहाँ पर हुई थी, काउंटर टेररिज्म के लिए हुई थी और इसमें एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब वज्र प्रहार बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड यूएसए आर्मी, वज्र प्रहार। अब लोकेशन हुई थी इसकी 2024 में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर ओडाहो यूएसए। सेकंड 20 दिन की हुई थी, है ना। 2024 में वज्र प्रहार यूएसए में हुई थी, है ना। अब और इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन स्पेशल फोर्सेस, एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस इन काउंटर टेररिज्म स्पेशल ऑपरेशन। ठीक है, फीचर्स जॉइंट प्लानिंग एंड रिनेंसिंग मिशन। ठीक है, अनमैन्ड एरियल सिस्टम, डेजर्ट वॉरफेयर सिखाया गया था, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर सिखाया गया था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ड्रिल सिखाई गई थी, अनमैन्ड एरियल सिस्टम सिखाया गया था। सिग्निफिकेंस स्ट्रेंथन मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन बोथ एंड एरिक फोर्स,
एलिट फोर्स के लिए थी, मतलब टोटल स्पेशल फोर्स से रिलेटेड थी वज्र प्रहार। गरुण कुमारी है, ये है गरुण शक्ति इंडियन एयरफोर्स की है, और इसमें ये बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जोधपुर में हुई थी इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के साथ में। इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एंड एयर एंड स्पेस फोर्स, ठीक है, एयर एंड स्पेस फोर्स, ये जोधपुर राजस्थान में हुई थी 2007। कब हुई थी ये? 2022 में हुई थी। प्रोवाइड एम टू प्लेटफॉर्म बोथ कंट्री एनहेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, जिसमें ग्राफ है। ये 2022 में हुई थी। मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट आया था इंडियन एयरफोर्स का, FU MK-I राफेल, तेजस था, जैगुआर था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था और फ्लाइट, ये वही गरुणा हुई थी। गरुणा, इसमें तो कोई बात नहीं है। सिंक्यू मैत्री हुई थी जापान के साथ, है ना, इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन एयरफोर्स एंड जापान की हुई थी, और ये 2023 में हुई थी कोमासातू जापान में हुई थी। स्ट्रेंथन एयर मोबिलिटी कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसमें C7 ये क्यों याद कर रहा हूँ मैं। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हुई थी, बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन। अब देखो US के साथ हमने वज्र प्रहार कर लिया, वो हमारी हुई थी, कब हुई थी? वो हमारी हुई थी USA में, और आर्मी थी। युद्ध अभ्यास में तुम्हारा ये हुई थी तुम्हारा राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में 9 से लेकर 22 सितंबर तक में। इंडियन एंड USA के साथ हुई थी जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल, कॉम्बैट ट्रेनिंग, हेलीबॉर्न ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स, ठीक है। USA के साथ में 2 हैं, युद्ध अभ्यास हो गया और वज्र प्रहार। देन और ये युद्ध अभ्यास वाली राजस्थान में हुई थी, वो तुम्हारी USA में हुई थी। कहाँ पर? USA में हुई थी ओचाड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, ये तुम्हारी इंडिया और जापान की 2 हो गई। एक शिंक्यू मैत्री हो गई, वो एयरफोर्स वाली है। धर्मा गार्डियन आर्मी की है ना। ये 2025 में हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? ये जापान में हुई थी, ईस्ट फ्यूजी में, जापान में हुई थी, ईस्ट फ्यूजी में। इसमें तुम्हारा बैटल ड्रिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, फोकस एंड जॉइंट, मतलब वही आर्मी के जो सिस्टम है। एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज में बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें तुम्हारा इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इंडिया में हुई थी विशाखापट्टनम में 2024 में। सी फेस इन बे ऑफ बंगाल, फोकस ऑन एयर डिफेंस, है ना, सबमरीन सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, ये बाइलिनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है, एयर कॉम्बैट है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडियन, ये होती है रॉयल पिच ब्लैक, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स वो करती है इसे, और इसमें लोग ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, है ना। और इसमें तुम्हारा इंडियन गवर्नमेंट गई थी, इंडियन वो गए थे, मतलब एयरफोर्स वाली है। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया करता है, और तुम्हारा ये 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। डेजर्ट नाइट, ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के बीच में हुई थी। फ्रांस की हमने 2 पढ़ ली, एक गरुणा पढ़ ली, एक गरुणा पढ़ ली, एक ये पढ़ ली डेजर्ट नाइट। ये भी गरुणा वाली में एयरफोर्स थी, इसमें भी एयरफोर्स है, ठीक है। एंड UAE भी है, डेजर्ट नाइट में भाई UAE भी है ना। ये हुई थी UAE में, दाफरा एयरबेस, अल दाफरा एयरबेस कहाँ पर है? UAE में। अल दाफरा एयरबेस कहाँ पर है? UAE में। एक्सरसाइज मिलन इंडियन नेवी की हुई थी विशाखापट्टनम में। 50 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और अदर मैरीटाइम कंट्री, ठीक है। इंडियन मेजर डेमोन्स्ट्रेट इंडियन डिप्लोमेसी, ठीक है। मैरीटाइम 50 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज इंदिरा 2025, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, रशिया की नेवल शिप, है ना। बायलैटरल एक्सरसाइज है, रशियन नेवल शिप हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? चेन्नई में। रशियन नेवल शिप पैन गाजा, रेजी, अल्दार, इनमें हुई थी, ठीक है। ये पढ़ लो भाई, इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी देन उसके बाद UPSC ने हमसे पूछा था रिट प्रोहिबिशन इन ऑर्डर इशू बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू प्रोहिबिशन, टू लोअर कोर्ट प्रोहिबिशन, है ना, टू गवर्नमेंट लोअर कोर्ट, सी आंसर है इसका, थैंक यू गॉड, लोअर कोर्ट के लिए। फिर 2022 में पूछा था विद रेफरेंस टू रिट इशू बाय कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग: मैंडमस
will not lie against the private organization unless interested public duty, ठीक है, पहला वाला ठीक है। Mandamus will not lie against the company even through it may be through सेकंड गलत करो, मैंडमस, हाँ मैंडमस कर सकते हैं किसी के खिलाफ, मैंडमस है ना। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर मूव टू कोर्ट ओनली। 1 and 3 आंसर है इसका, हाँ क्यू वारंट में पहुंच सकता है, 1 and 3 आंसर है ना, सी आंसर है, हाँ डी आंसर है इसका। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट कंपनी इवन थ्रू इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। मैंडमस एक सेकेंड रुको, देख लेते हैं मैंडमस किसके खिलाफ कर सकते हैं। जो मैंडमस रिट है वो किसके अगेंस्ट ला सकते हैं? लाई जा सकती है प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, पर पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टेट बॉडी, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ ला सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी मैंडमस ला सकती है। मैंडमस नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी, नो अगेंस्ट द कंपनी इवन थ्रू इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, गलत है, इनको दे दो। मैंडमस गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट ला सकती है, गवर्नमेंट कंपनी का अगेंस्ट ला सकते हैं, अगेंस्ट ला सकते हैं, ठीक है। अब मैंडमस रिट इशू बाय द सुपीरियर कोर्ट कमांड दैट स्पेसिफिक थिंग टू बी डन, अ लीगल टर्म, अ प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जॉर्ज मेंडल, विच लीड टू बी प्लांटेड, ठीक है। रिट है भाई, 1985 में पूछा था। अ रिटर्न पब्लिक रिट है, रिट इशू बाय सुपीरियर कोर्ट कमांड स्पेसिफिक थिंग टू बी डन, द ग्रेट हॉलमार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी, हिबेस कॉर्पस, पर्सनैलिटी हिबेस कॉर्पस, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, पर्सनल लिबर्टी मतलब हिबेस कॉर्पस, ठीक है। रिट इज़ अ प्रोहिबिशन इशू बाय द हायर कोर्ट, है ना। जो प्रोहिबिशन रिट है वो हायर कोर्ट द्वारा इशू की जाती है टू लोअर कोर्ट और टू ट्रिब्यूनल प्रोहिबिटिंग सम कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग, मतलब इसलिए की जाती है कि भाई रोक दो, जो ये काम कर रहे हो इसे रोक दो, ये तुम्हारी जुरिडिक्शन के बियॉन्ड है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान दो, ये है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात आती है। आर्टिकल 32 प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 4 प्रोविज़न, 4 प्रोविज़न है आर्टिकल 32 में। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट को गारंटी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इशू डायरेक्शन, रिट इन्फोर्समेंट, रिट 5 टाइप की रिट है। पार्लियामेंट के पास राइट है कि भाई और किसी कोर्ट को भी दे दे, ले बेटे हाई कोर्ट तुम भी रिट जारी कर दो, मौज लो बेटे, है ना। अच्छा वो नहीं करा। द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड, द सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है वो सस्पेंडेड नहीं होगा, है ना, एक्सेप्ट अदरवाइज। आर्टिकल 359 में बोल रखा है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 359 के तहत वो उनका जाने का राइट सस्पेंड हो जाएगा। नेचर ऑफ जुरिडिक्शन, आर्टिकल 359 बताना क्या होता है।
आर्टिकल 369 आर्टिकल 359 अलाउ टू आर्टिकल 369 आर्टिकल 359 प्रिंसिपल को नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का पावर देता है। मेनली आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ राइट सस्पेंशन कब तक रहेगा, जब तक इमरजेंसी है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब इसमें क्या बोल रखा है ये तो बताओ, सिंपल सी बात बता दो यार, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आर्टिकल 359 में बोल रखा है कि भाई राष्ट्रपति बोल देगा क्या इन सबको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, अब रिट में हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है बट ओरिजिनल है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। गारंटेड इफेक्टिव, ये मतलब गारंटेड है, इफेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स के लिए। यार कौन पहुंच पाएगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट खुद गरीब लोगों के लिए ना, सुप्रीम कोर्ट एक ना ऐसे स्वर्ग में बैठा है कि जहाँ गरीब लोगों का आना अलाउड नहीं है। अंग्रेज लिख देते थे ना कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये लिख देना चाहिए कागज़ में कि पुअर पीपल आर नॉट अलाउड। ठीक है, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट केवल सुप्रीम आर्टिकल 32 के थ्रू वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कर सकते हैं। अब नॉन फंडामेंटल राइट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ना स्टेटरी राइट के लिए जा सकते, ना कस्टम राइट के लिए जा सकते। दे आर अनलेस दे, मतलब जब तक ये आपके फंडामेंटल राइट इफेक्ट नहीं होंगे जब तक नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेटिव ऑर्डर इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशनलिटी of an executive order or legislation unless it directly infringe fundamental right. Writ jurisdiction, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 क्या भाई छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट किसी जब तक डिटरमाइन नहीं कर सकता एक एजुकेटिव और लेजिस्लेशन ऑर्डर को जब तक वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज ना कर रहा हो। रिट जुरिडिक्शन 226 में हाई कोर्ट की है, 32 में सुप्रीम कोर्ट की है। 1950 से पहले केवल 3 हाई कोर्ट के पास रिट जुरिडिक्शन थी। रिट हमने इंग्लिश लॉ से ली है। सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ डिफेंडर एंड गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो बताइए कंपैरिजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड रिट जुडिशन स्कोप। सुप्रीम कोर्ट रिट इन्फोर्स ओनली फंडामेंटल राइट, ये कर सकते हैं। स्कोप उसका हाई कोर्ट का ज़्यादा है, पर सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल वो ज़्यादा है। नेचर ऑफ रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट इट सेल्फ, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी बंदे को इसके थ्रू, पर हाई कोर्ट कर सकता है। ये हाई कोर्ट का डिस्क्रिशनरी रेमेडी है। हाई कोर्ट में रिफ्यूज सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 359 सस्पेंडिंग राइट टू गो एनी कोर्ट और फॉर इन्फोर्समेंट राइट एक्सेप्ट B60 एज पर 44वां अमेंडमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी डज नॉट बार। सुप्रीम कोर्ट जनरली बोलता है कि पहले हाई कोर्ट चले जाओ, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी। ये क्या बोलता है? अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट रेमेडी। हाई छोड़ना, हर चीज़ पर दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जनरली बोलता है कि पहले हाई कोर्ट जाओ, है ना।
पर वक्फ ऐप पे नहीं बोलता, हाई कोर्ट जाओ, केवल उस पर बोलता है, हिंदुओं को बोलता है हाई कोर्ट चले जाओ पहले। अब यूपीएससी ने 2024 में पूछा, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर शेड्यूल ट्राइब एरिया। नहीं भाई, गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी, मतलब एक कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट, डी आंसर है इसका, डी। एक कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट, मतलब अच्छा। अगर किसी ने एक राज्य में कोई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब वो पूरे देश में ही शेड्यूल ट्राइब हो जाएगी। एक सेकंड रुको, कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब नॉट टू बी इन अनदर स्टेट। ठीक है, ये तो बात ठीक है। ठीक है, पहली बात तो शेड्यूल ट्राइब गवर्नर ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइज एंड कम्युनिटी। देखो शेड्यूल ट्राइब जो डिक्लेयर करता है ना किसी भी कम्युनिटी को, ये तुम्हारे ये करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, विच ऑफ, है ना। और अगर एक राज्य में किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्युनिटी दूसरे राज्य में शेड्यूल ट्राइब मानी जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये है, इसका आंसर है तुम्हारा बी, मध्य प्रदेश, 35वां, है ना। स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट सीटेड रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा, डी, मध्य प्रदेश, है ना। विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरिया इन इंडिया, विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन एन एरिया एज अ शेड्यूल एरिया टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट हो सकती है और कोई गांव भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नहीं, इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है, इसमें गवर्नर ऑफ स्टेट होगा और तुम्हारा यूनियन होम मिनिस्ट्री नहीं होगी, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, ओनली 2 आंसर है इसका, है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ईजी क्वेश्चन, डिक्लेयरिंग एज अ कम्युनिटी एज अ शेड्यूल ट्राइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन और सर्टेनली डन बाय अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट गवर्नर ऑफ अ स्टेट, बट आल्सो इंडिया हैज़ यूनिक डाइवर्सिटी विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्राइब्स एंड क्लासेस। अगर एक कम्युनिटी को किसी एक राज्य में शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्युनिटी दूसरे राज्य में शेड्यूल ट्राइब होगी। द पावर टू डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज अ शेड्यूल ट्राइब इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 342। अगर किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना है तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये आर्टिकल 342 है। ठीक है ना। आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। द गवर्नर डज नॉट हैव अथॉरिटी टू इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज अ शेड्यूल ट्राइब। गवर्नर के पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। कम्युनिटी रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल ट्राइब इन वन स्टेट में नॉट बी रिकॉग्नाइज एज इन अनदर स्टेट। द रिकॉग्नाइजेशन इज स्टेट स्पेसिफिक एंड वेरीज टू स्टेट टू स्टेट। अगर एक कम्युनिटी को किसी एक राज्य में शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनिटी दूसरे राज्य में शेड्यूल ट्राइब हो जाएगी, ये अलग चीज़ है भाई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, 6th शेड्यूल, 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6th शेड्यूल में आते हैं, है ना। ट्राइबल कम्युनिटीज़ in these states have distinct custom, culture and social practice not assimilated into mainstream. Significant autonomy given for self-government. Feature under 6th schedule autonomous districts. The tribal areas in 4 districts are constituted as autonomous districts. These remain within executive
authority of respective state. These remain within the executive authority respective state governor power. The organize and reorganize autonomous district, increase decrease area, change name, redefine boundaries. It is a if different tribe exist within a district, a governor can divide into multiple autonomous regions. ठीक है, district and regional council. Each autonomous district have a district council of 30 member, 26 member elected on adult franchise 5 years. 4 मेंबर नॉमिनेट करेगा गवर्नर. ऑटोनॉमस रीजन हैव सेपरेट रीजनल काउंसिल. ठीक है, ऑटोनॉमस रीजन के पास सेपरेट रीजनल काउंसिल होगी, है ना. लेजिस्लेटिव पावर ऑफ काउंसिल. काउंसिल कैन मेक लॉ ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट with governor assent. Land, forest, canal, water, shifting, cultivation, village administration, inheritance of property, marriage, divorce, social custom. Judicial power. Council have constitute village council or court for trial suits cases between tribes. Council hear appeal. High court jurisdiction over these cases in specified by governor. हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है इन केसेस पर गवर्नर के स्पेसिफिकेशन के बाद. एजुकेटिव फंक्शन. काउंसिल एडमिनिस्टर एरियाज अंडर देयर जुरिडिक्शन. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, फिशरी और फिशरीज, रोड. कैन रेगुलेट मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल विद गवर्नर एसेंट. रेवेन्यू पावर. काउंसिल कैन एसेस, collect land revenue, can impose certain specific land. Act and parliament and legislature do not apply in autonomous district regime, apply with specific modification. ठीक है, तो लागू नहीं होगा, लागू होगा तो अलग से होगा. पावर एंड डायरेक्शन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी. गवर्नर फॉर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. गवर्नर फॉर पावर डायरेक्शन, है ना. प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट इन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. एक्ट प्रेसिडेंट फॉर पार्लियामेंट एक्ट मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. पावर ऑफ डायरेक्शन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी. गवर्नर के पास पावर है आसाम के मैटर पर. गवर्नर के पास पावर है आसाम के मैटर पर. प्रेसिडेंट के पास पावर है मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के मैटर पर. और गवर्नर फॉर सब्जेक्ट एक्ट. ठीक है. गवर्नर के पास सब्जेक्ट एक्ट के थ्रू है. गवर्नर कमीशन. गवर्नर कैन अपॉइंट अ कमीशन टू एग्जामिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन. कैन डिसॉल्व काउंसिल बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन. ठीक है. फिर ना 2024 में यूपीएससी ने हमसे पूछा यूनियन बजट के बारे में. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले डाउन. अरे नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, इसमें होगा तुम्हारा प्रेसिडेंट. एट यूनियन लेवल नॉट डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी एक्सेप्टेड मेन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, बी आंसर है इसका. बजट के बारे में पढ़ेंगे अभी, उसमें से पढ़ेंगे. देन इसमें बोल रखा है with reference to union government consider the following statement. Department of Revenue is responsible for preparation of union budget. ट्रैप है. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं भाई, अलग है भाई. नहीं, ठीक है, गलत है भाई. भाई साहब कितने मस्त हो गया ये. भाई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बजट को बनाता है, प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट. रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड यूनियन बजट that presented in parliament. No amount can be withdrawn from consolidated fund of India without. और ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सेकंड वाला तो बिल्कुल ठीक है ना. all the disbursement made from public account also need authorization from parliament. नहीं, तीन
ये होगा, ए होगा या सी होगा? ये होगा 2015 का, सी है भाई। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू नहीं बनाता भाई, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू नहीं बनाता बजट को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड और अर्लीमेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस? ठीक है। प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट? ठीक है ना। विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर द पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल? प्रोविजन ऑन सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑन वोट एंड अकाउंट? ठीक है। इंट्रोडक्शन फाइनेंस बिल इन पार्लियामेंट? ठीक है। द पीरियोडिक और एटलीस्ट मिड ईयर रिव्यू प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो? 4 को हटा दो, 1 3 5 ए आंसर है भाई। ये क्या है? मिड ईयर रिव्यू। दोनों मिड ईयर रिव्यू कौन सा होता है? बेवकूफ़ की बात है। लोग बोलते हैं यार पहले इतना मुश्किल पेपर आता था, डीप आता था, हालांकि इतना आसान पेपर दे रखा है ना। एज पर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट को 12 में बोल रखा है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनियन बजट वार्षिक वित्तीय विवरण ले डाउन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर रखा जाता है, नॉट बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर वाइल प्रेजेंटिंग बजट स्टेट्स दैट दे आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट हु इज फॉर्मल अहेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? वो सारे काम देश में बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर होते हैं। अकॉर्डिंग टू 113 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो डिमांड और फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड बाय लोकसभा एक्सपेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट? कोई भी ग्रांट नहीं किया जाएगा लोकसभा से जब तक नहीं मांगा जाएगा जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना हो। दिस इंश्योर ऑल एक्सपेंडिचर प्रपोजल आर इनिशिएटेड विद द प्रेसिडेंट फॉर्मल अप्रूवल। मेंटेनिंग फिजिकल वो बजट इन पार्लियामेंट? बजट वर्ड मेंशन नहीं है। 1 अप्रैल से लेकर फाइनेंशियल ईयर है हमारा। ये बजट 112 में दे रखा है, 113 में दे रखा है, 113(3) में कि कोई भी डिमांड नहीं की जाएगी, कोई भी डिमांड नहीं की जाएगी बजट की विदाउट अप्रूवल ऑफ ये ठीक है। कोई भी डिमांड नहीं की जाएगी। टर्म बजट इज नॉट मेंशन। कंटेंट ऑफ बजट रेवेन्यू, एस्टीमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, है ना। ठीक है। एस्टीमेट ऑफ बजट में देखो क्या होगा, एस्टीमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, वे ऑफ मीन्स ऑफ रेज ऑफ रेवेन्यू, एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिटेल of actual receipt and expenditure for closing financial year and reason for deficit and surplus। ठीक है भाई। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर आवर कमिंग ईयर, टैक्स प्रपोजल। ठीक है। मर्जर 2017 में रेलवे बजट को मर्जर कर दिया गया। एक्वर्थ कमेटी द्वारा ना बोला था कि भाई दोनों बजट को अलग कर दीजिए, पर 2017 में दोनों बजट को वो कर दिया। अब फ्लेक्सिबिलिटी रेलवे फाइनेंस बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसी रेलवे पॉलिसी, ठीक है, 17 में कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, इंडियन रेलवे को कितना बजट मिलता है?
ठीक है ये हो गया। अब मर्जर ऑफ रेलवे बजट कर दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न 112 में बोल रखा है, 112 में बजट है, 113 में बोल रखा है कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं किया जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। 114 में बोल रखा है नो मनी कैन विड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एक्सेप्ट एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल द्वारा नहीं पैसा निकाला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड से। नो इम्पोजिंग मनी बिल, नो टैक्स इम्पोजिंग मनी बिल इंट्रोड्यूस विदाउट, मतलब नो टैक्स इम्पोजिंग मनी बिल, कोई भी मनी बिल से रिलेटेड कोई भी टैक्स इम्पोजिंग मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति की मनी बिल तो वैसे भी राष्ट्रपति की मर्जी से ही करते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करते ये सब। नो टैक्स लेवी 265 में बोल रखा है कि जब तक सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी जब तक कोई टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस 109 में बोल रखा है। 109 में प्रोसीजर भी बोल रखा है। 110 में डेफिनेशन बोल रखी है। यूपीएससी ने 2024 में पूछा है, 2023 में पूछा है, 2024 में पूछा था। राज्यसभा कैन नॉट वोट डिमांड ऑन ग्रांट, राज्यसभा को बोल टाटा बाय बाय। मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न बाय राज्यसभा, तो पीछे पढ़ ही लिया। बजट एस्टिमेट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन चार्ज एंड वोट एक्सपेंडिचर। बजट एस्टिमेट होता है कि चार्ज एंड वोट एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर डिस्कस कैन नॉट बी वोटेड, है ना। चार्ज एक्सपेंडिचर डिस्कस होता है पर वोट नहीं होता। लोकसभा कैन रिफ्यूज अप्रूव रिड्यूस डिमांड बट कैन नॉट इंक्रीज देम, ठीक है। लोकसभा बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। नो अमेंडमेंट टू एप्रोप्रिएशन बिल डेट अल्टर ग्रांट वोटेड, ठीक है। डेट अल्टर ग्रांट, कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा अप्रोप्रिएशन बिल में डेट अल्टर ग्रांट वोटेड। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश टैक्स बट कैन नॉट बी इंक्रीज इट। पार्लियामेंट रिड्यूस कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है टैक्स को, और उसे बढ़ा नहीं सकती। इसमें बोल रखा है पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश टैक्स बट कैन नॉट बी इंक्रीज। तो जब पार्लियामेंट टैक्स नहीं बढ़ाती तो कौन बढ़ाता है? पार्लियामेंट कैन रिड्यूस अबॉलिश कर सकती है बट टैक्स बस इंक्रीज नहीं कर सकती। इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट करेगी। चार्ज एक्सपेंडिचर नॉट वोटेबल, कौन कौन से एक्सपेंडिचर चार्ज हैं पर वोटेबल नहीं है? जो चार्ज एक्सपेंडिचर है ना उन पर वोटिंग नहीं हो सकती, तो डिस्कशन हो सकता है। जो कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज हैं, एक तो देख लीजिए डेट हो गए जजमेंट रिलेटेड पेमेंट, एनी एक्सपेंडिचर जो पार्लियामेंट करते, कैग की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट की सैलरी, यूपीएससी की सैलरी, यूपीएससी चेयरमैन की सैलरी, और कैग भाई लिख तो दिया, कैग की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ना, सुप्रीम कोर्ट वाले, हाई कोर्ट के जजों की पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के जज की पेंशन सैलरी, राष्ट्रपति की अलाउमेंस, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मतलब वही राज्यसभा वाले जो हमने उसमें पढ़ा था, तुम्हारा सेकंड शेड्यूल में पढ़ा था, वही लोग हैं। स्टेज इन इनेक्टमेंट ऑफ बजट, पहले प्रेजेंटेशन होगा बजट, फाइनेंस मिनिस्टर करेंगी 1 फरवरी से। लेड डाउन राज्यसभा डिस्कशन ओनली, कैन बी प्रेजेंट इन पार्ट, ठीक है ना। लेड डाउन बिफोर राज्यसभा का क्या मतलब है? मतलब राज्यसभा में भी कर देते हैं, उसमें भी कर देते हैं, पर राज्यसभा में वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। डिस्कशन होगा आफ्टर फ्यू डेज बाद डिस्कशन शुरू हो जाएगा, 3-4 दिन तक डिस्कशन होगा। नो कट मोशन अलाउड, इस टाइम कोई कट मोशन अलाउड नहीं होता। फिर स्क्रूटनी होगी डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, 24 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी है, उनके द्वारा स्क्रूटनी होगी, रिपोर्ट सबमिट होगी बोथ हाउस में। फिर वोटिंग ऑन डिमांड होगी,
ओनली वोटिंग ऑन डिमांड होगी, ये होगी लोकसभा में होगी, मिनिस्ट्री वाइज होगी, डिमांड बिकम ग्रांट आफ्टर वोटिंग। राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल पास कर सकते हैं। फिर तुम्हारा पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल हो जाएगा। ऑथराइज विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, अमेंड दैट वेरी ग्रांट नॉट अलाउड। अमेंडमेंट नहीं अलाउड है ग्रांट में। पासिंग फाइनेंस बिल, फिर फाइनेंस बिल पास हो जाएगा। मस्ट नेक्टेड विद इन 75 डेज, 75 डेज के अंदर पास होना चाहिए। अमेंडमेंट रिजेक्ट रिड्यूस टैक्स अलाउड, अमेंडमेंट टू रिजेक्ट रिड्यूस टैक्स अलाउडेड। ठीक है। टाइप ऑफ ग्राउंड, वोट ऑन अकाउंट, टेम्प्रेरी ग्रांट होता है। पेंडिंग वोटिंग 2 महीने के लिए ले लेते हैं या फिर 3 से 4 महीने के लिए ले लेते हैं इलेक्शन ईयर में 116 के अंदर। वोट ऑफ क्रेडिट, लमसम मिल जाता है पैसा। एक्सेप्शनल ग्रांट फॉर स्पेशल पर्पस, सप्लीमेंट्री ग्रांट, भाई किस चीज़ के लिए पैसा कम पड़ गया हो। एडिशनल ग्रांट, न्यू सर्विस की बात हो गई जो बजट में नहीं थी। एक्सेस ग्रांट, एक्सपेंडिचर, जितना पैसा खर्च किया, जितना पैसा दिया गया था उससे कम पड़ गया। अंतरिम बजट, टेम्प्रेरी बजट प्रेजेंटिंग बाय आउटगोइंग गवर्नमेंट, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है उसके द्वारा बजट पेश किया जाता है। प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अंटिल फुल बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है जब तक फुल बजट नहीं आता। पर्पस है इसका कि गवर्नमेंट को अपने जो खर्चों के लिए वो मिल जाए। न्यू पॉलिसीज, नो न्यू पॉलिसी होती है ना टैक्स रिलेटेड। शॉर्ट पीरियड के लिए होता है 2 से 4 महीने के लिए। प्रेजेंटेड इन लोकसभा है ना, प्रेजेंटेड इन लोकसभा बाई फाइनेंस मिनिस्टर। लीगल बेसिस, नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑपरेट अंडर 116 वोट ऑन अकाउंट और आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ये टेम्परेरी होता है, लिमिटेड स्कोप होता है। नो पॉलिसी एंड टैक्स चेंज, ये रेगुलर वाला फुल ईयर के लिए होता है। न्यू स्कीम होती है। न्यू बजट इसके बाद में आ जाता है। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले रखा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे तैयार करता है। कट मोशन, लोकसभा में कट मोशन आता है। पॉलिसी कट में आपको ₹1 माइनस कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक कट में आपको स्पेसिफिक अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा, है ना। और टोकन कट में आपको ₹100 माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है। गिलोटिन ये होता है कि भाई एक बार में सारी वोटिंग करवा लो। पार्लियामेंट्री कंट्रोल का उदाहरण ये है कि फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर डिस्कशन मोशन स्क्रूटनी कमेटी द्वारा। ठीक है। सर दुख रहा है भाई ये बहुत जोर से। देन यूपीएससी ने 2000 वाई द इंडिया वे द भारत मैटर, ये मेरे दोस्त की किताब है जयशंकर पर, ये सुब्रमण्यम जयशंकर साहब की, माय फेवरेट फ्रेंड। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, वीपी मेनन, कृष्णा मेनन, वीपी मेनन, दोनों ये वीपी मेनन साहब की किताब है डी। ठीक है। इंटीग्रेशन वाली वीपी मेनन की किताब है। हु इज द ऑथर ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? यशवंत सिन्हा, डी यशवंत सिन्हा या बी यशवंत सिंह। 15 भाई 15 अटल ने लिखा है ये न्यू डिस्पेंसेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। वाह भाई वाह, अटल जी ने किताब भी लिखी फॉरेन पॉलिसी पे। अब इंडियन कॉन्फेशन टू अ लवर, अब 2002 में 4 किताब। ऑटोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, इसका क्या है 2002 वाले का। 86 में बी है इसका 2, 3, 4। एक सेकेंड। देन बुक के नाम दे रखे हैं। अब ये जो 2002 वाला है इसमें बी दे रखा है, बी मतलब बी देख लीजिए आप। अब अगर पहले की किताब का नाम है 2 ऑटोग्राफी ऑफ इंडियन अननोन, ये निराद सी चौधरी चंदौरी। एंड देन तुम्हारा इंग्लिश टीचर तो आर.के. नारायण है, डी का 3। हाँ वो डी का 3 हो गया। कन्फेशन टू लवर, बी.एस. नाइपॉल। इंडियन वॉन्टेड सिविलाइजेशन, बी.एस. नाइपॉल। मच्छर मुझे मत काटो। एंड तुम्हारा बी का 4 है। अब इंडियन बॉन्डेड सिविलाइजेशन बी.एस. नाइपॉल की किताब है। कन्फेशन टू लवर मुल्क राज आनंद की किताब है। देन अब देख लेते हैं इंडिया वन वे,
ये जयशंकर साहब की किताब है, भारत मैटर, इंडिया वन वे एंड द भारत मैटर, जयशंकर साहब की किताब है ना। ये तो 2024 में आई थी भारत मैटर। और तुम्हारा इंडिया वन वे, इंडिया द वे, ये आपकी आई थी 2020 में। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी टू लीड इंडियन डेलीगेशन एट कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, 1946 में बना था। UNSC, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भाग है, ठीक है। मैंडेट, प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड टू प्रमोटेड जेंडर इक्वालिटी के ऊपर एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। 45 मेंबर हैं इसके, इलेक्टेड बाय 45 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जा रहा 4 साल के लिए, है ना। हेल्ड एनुअली UN हेडक्वार्टर में इसका फंक्शन होता है हर साल, टिपिकली इन मार्च। इंडिया को इलेक्ट किया गया है 2000, इंडिया इन सितंबर 2020, इंडिया 2021 से लेकर 2025 तक इसका मेंबर रहेगा। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग मिशन 2005 में शुरू किया था बाय कंकरेंट रिजोल्यूशन ऑफ UNGA एंड सिक्योरिटी काउंसिल। पीस बिल्डिंग कमीशन, इट इज़ अ इंटरगवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी सपोर्टिंग पीस एफर्ट इन कॉन्फ्लिक्ट एरिया, ठीक है। फोकसिंग ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग अप सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके मेंबर हैं 31, 7 इलेक्टेड मेंबर बाय जनरल असेंबली, 7 इलेक्टेड मेंबर बाय सिक्योरिटी काउंसिल, 7 इलेक्टेड मेंबर बाय ये इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, 10 बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड ट्रुप कंट्रीब्यूशन टू UN मिशन, ठीक है। ESOS, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा, है ना। इंडिया इन्वॉल्वमेंट, इंडिया हैज़ री इलेक्टेड फॉर PBC, पीस बिल्डिंग कमीशन 2025-26 के लिए, कंटिन्यूइंग एक्टिव रोल सिंस कमीशन इंसिपिटेशन, ठीक है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड 1968 में बना था। इंडिपेंडेंट क्वासी जुडिशल बॉडी है, मॉनिटरिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन, ठीक है। मैंडेट है नारकोटिक ड्रग के लिए, फिजियोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए, फॉर मेडिकल एंड स्पेसिफिक साइंटिफिक पर्पस वाइल प्रेजेंटिंग डिवीज़न। 13 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से। 3 विद मेडिकल, फार्मास्यूटिकल एंड तुम्हारा फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस आर इलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय WTO। 10 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, अ पर्सन इलेक्टेड फ्रॉम पर्सन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट्स के द्वारा। इंडिया इन्वॉल्वमेंट, इंडिया नॉमिनी है, इंडिया की तरफ से नॉमिनी है जगजीत पावाडिया, हैज़ बीन री इलेक्टेड 3rd टर्म, है ना। ये इन्हें री इलेक्ट किया गया है इनके 3rd टर्म के लिए। जगजीत पावाडिया, हाईएस्ट नंबर, सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर वोट, इन बंदे को सिक्योरिटी हाईएस्ट नंबर वोट मिला है जगजीत पावाडिया को। भाई पहुँचाओ बंदा है तो यार। ये तुम्हारे IAS हैं, IRS है भाई, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं। 35 साल तक काम किया है, वही कस्टम का एक्सपीरियंस होगा ना। जगजीत पाहवादिया साहब को तीसरी बार चुने गए हैं। सप्लाई चेन काउंसिल अंडर द सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव इस्टेब्लिश किया है 2021 में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, ठीक है। सप्लाई चेन को किया जाएगा इंडो पैसिफिक में अच्छी तरह प्रमोटिंग बेस्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन सोर्स मिनिस्ट्रियल लेवल स्ट्रक्चर मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग होगी with working group focusing on sharing best practice of supply chain resilience, supporting digital technologies. इंडिया का रोल है, इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयर फॉर सप्लाई चेन काउंसिल अंडर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है।
वाइस चेयरपर्सन चुना गया है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन 1968 में बनी थी, है ना। इम्प्रूव कंडीशन ऑफ ग्लोबल शुगर मार्केट, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अमंग प्रोड्यूसर एंड कॉमन ट्रेडर। मेंबरशिप अप्रोक्सीमेटली 90 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिंग सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन। इंडिया इलेक्ट किया गया है, इसका चेयरपर्सन इलेक्ट हुआ है 2024 में। ठीक है। नेशनल यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन 1946 में ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी थी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने। हाईएस्ट बॉडी ऑफ ग्लोबल स्टैटिस्टिकल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड, डेवलपिंग कॉन्सेप्ट एंड मेथड, एंड इसके लिए कोऑर्डिनेशन किया गया है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ अमॉन्ग इंटरनेशनल एजेंसी। मेंबरशिप इकोसॉस हैड डिसाइडेड टू प्रोग्रेसिव एंड इंक्रीज नंबर ऑफ कमीशन 2024-25। इकोसॉस नंबर ऑफ कमी 2024 से 25 अंटिल 2028। इकोसॉस डिसाइडेड प्रोग्रेसिव इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर। इकोसॉस ने बोला है कि हम इसके मेंबर को बढ़ाएंगे, 24 से चलेंगे 54 तक। अब इसमें 24 मेंबर है, 54 कर देंगे। इंडिया को इलेक्ट किया गया है UNSC 4 ईयर टर्म बिगिनिंग सिक्योरिंग, क्या है यार ये, इंडिया इन्वॉल्वमेंट। इंडिया को इलेक्टेड किया है UNSC की तरफ से 4 ईयर टर्म बिगनिंग। ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948 में हुई थी, 176 मेंबर है। डेवलप एंड मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग, है ना। 1948 में 176 मेंबर है। इंडिया को एज अ मेंबर, इंडिया इसका मेंबर है 1959 से, एंड री इलेक्टेड हुआ है इंडिया को IMO काउंसिल के लिए 2024-25 के लिए। बेनिनम अंडर द कैटेगरी ऑफ बी। बेनिनम का मतलब देखें क्या है। दो साल के लिए सुना है ना। बेनिनियम कैटेगरी बी सिक्योरिंग हाईएस्ट टेलिंग अमंग द इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। अब UPSC ने 2024 में पूछा, अर्जेंटीना वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस, सुडान वॉर बिटवीन कंट्री एंड रेगुलर आर्मी। ठीक है। टर्की रीसिंडेड इट्स मेंबरशिप नाटो, ओनली 2 पेयर। बी ओनली 2 पेयर। ठीक है भाई, टर्की ने थोड़ी ना कराया अभी, कितना ईजी क्वेश्चन था यार ये। फिर तुम्हारा 2022 में UPSC ने पूछा हाउ मैनी अबव कंट्री, है ना। अरे यार UPSC 2022 में पूछा था ये, कैनाटोलिया हमारा। इसका आंसर क्या है 2022 वाले का? बी ओनली 2 पेयर, नहीं बता रखे भाई। अब फिर 2022 में पूछ रखा था एथनिक कम्युनिटी एंड लिस्ट 2 कंट्रीज, उइगर चाइना में है, डी का ए। ठीक है। दिन का सूडान में है क्या? सी का 4। अरे भाई साहब, अब ए दायक अपटनी, दायक पता नहीं कौन सा है, ये देखते हैं। ए और बी में से 2002 में पूछा है, 2000 ए आंसर है। दायक अपटनी इंडिया में है, अपटनी। दायक तुम्हारा कहाँ पर है? दायक तुम्हारा इंडोनेशिया में है, दायक इंडोनेशिया में है, और अपटनी तुम्हारे वहाँ पर है इंडिया में। देन UPSC ने हमसे पूछा 2022 में, इसके दो क्वेश्चन थे वो वाले कि हाउ मैनी अबव पेयर आर करेंटली मैच्ड, चार्ड सेटिंग अप परमानेंट मिलिट्री बेस इन चाइना, है ना। चार्ड में गुएना सस्पेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, ये हो सकता है। लेबनान सर्विंग प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डिप्रेशन, नहीं भाई। टूनिशिया सस्पेंसिंग पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, इसके भी ओनली 2 पेयर। ठीक है क्या? सी 87 का सी 3 पेयर। ठीक है। अब देखते हैं अर्जेंटीना भाई इकोनॉमिक क्राइसिस से फेल कर रहा है, वो देख रहा है। साउथ सुडान में वायलेंट हो रहा है। टर्की नाटो का मेंबर है, विड्रॉ नहीं कर रहा है इस मेंबरशिप को। रेड सी में हूती रेबल है। साहेल रीजन में मल्टीपल कूप हो चुके हैं। नगार्नो काबरगा में एजरबाईजान ने पूरा कंट्रोल कर लिया उस पर। ताइवान स्ट्रेट में चाइना मिलिट्री और ताइवान की टेंशन है।
गाजा स्ट्रिप के बारे में तो हमास और नाइजर में क्यूब हो गया है ना, और इकोवास ने इस पर सैंक्शन भी लगा दिए है ना। रफा बॉर्डर इजिप्ट और गाजा का बॉर्डर है। यमन में सिविल वॉर चल रहा है, इसमें हूती रिबल्स हैं एंड ठीक है। हूती कंट्रोल नॉर्थ एंड साउदी, हूती नॉर्थ को कंट्रोल करते हैं है ना। स्विस कैनाल सिक्योरिटी थ्रेट बना रहता है। ब्लैक सी में रशियन अटैक कर रहा है यूक्रेन शिप को। हेती पॉलिटिकल वैक्यूम एंड गैंग वॉर लीडिंग टू वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर। हेती क्या है, हेती करके कोई जगह है, वहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम में गैंग वॉर चल रहा है। वेस्ट एशिया में इसराइल रेड कर रहा है, वायलेंस मतलब माबैन कर रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया और इथोपिया साले ये डाकू मवाली हैं। बेलारूस रशिया को सपोर्ट कर रहा है। बेलारूस सपोर्टिंग रशिया मिलिट्री वाइल फेसिंग यूएन। ये साउथ चाइना सी में बदतमीजी कर रहा है ये तुम्हारा चाइना। कोसोवो में सर्बिया और कोसोवो में लड़ाई चल रही है ना। वो एथनिक ग्रुप के ऊपर माली यूएन पीस कीपिंग फोर्स विड्रॉल कर ली गई आफ्टर जुनता आर्मी शासन के द्वारा की रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप हमारे यहाँ यूएन पीस कीपिंग को ले जाओ, तो कर लिया। पनामा कैनाल में पानी बहुत कम है ना। यहाँ पर एक भूटेन करके लेक है। ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आर्म रिबेलियन चल रहा है। आर्टिक रीजन मिलिट्री बिल्डअप बाय रशिया एंड नाटो है ना। और इथोपिया में आम्हारा रीजन में वही वायलेंट क्रैश चल रहा है। सूडान में तुम्हारा वॉर चल रहा है, सूडानी आर्मी और RSF में। म्यांमार में भी तुम्हारा जुनता शासन चल रहा है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में बदमाशी चल रही है। साइबेरिया और कोसोवो का क्लैश चल रहा है, लीडिंग टू नाटो पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉयमेंट हो गई है। लेबनान में करेंसी कोलैप्स हो रही है, माबैन हो रही है। चाड में पॉलिटिकल ट्रांजिशन बिटवीन जनता लेड गवर्नमेंट आफ्टर ये तो राष्ट्रपति मर गया था, इदरिस करके राष्ट्रपति था, वो मर गया था। गोयना में मिलिट्री जनता सस्पेंड कॉन्स्टिट्यूशन वीक हो गया। ट्यूनीशिया में प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर लिया पार्लियामेंट को 2021 में। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सॉल्वरेड नॉर्वे जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट ग्रोइंग ड्यू टू आर्टिक शिपिंग एंड रिसोर्स। सॉल्वरेड में नॉर्वे में जियोपॉलिटिक्स मतलब आर्टिक में शिपिंग हो रही है, रिसोर्स हो रहे हैं। फिलीपींस साउथ चाइना सी सब बदमाशी हो रही है। सेनेगल पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है एंड तुम्हारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। बुल्गारिया में फ्रीक्वेंट इलेक्शन एमिड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बुल्गारिया में इलेक्शन हुए जा रहे हैं। लीबिया में मिलिशिया कन्फ्लिक्ट ऑयल बैक्ड क्राइसिस हो रहा है। जॉर्जिया में मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं ओवर फॉरेन एजेंट लेजिस्लेशन एंड रशियन टाई। थाईलैंड में मिलिट्री बैक गवर्नमेंट पॉलिटिकल चेंज आफ्टर 2023 इलेक्शन। मिलिट्री बैक गवर्नमेंट आ गई है। श्रीलंका में IMF का बेल आउट पैकेट है। सीरिया में इदलिब न्यू इस्लामिक लेड गवर्नमेंट कंसोलिडेटिंग पावर इदलिब करके न्यू इस्लामिक ग्रुप आया है। ठीक है, अब 2014 में UPSC ने हमसे पूछा था, 2024 में UPSC ने हमसे पूछा था एक सेकंड के लिए कि सम्ड पाइपलाइन इन ए स्ट्रेटेजिक रूट पर्सियन गल्फ एंड नेचुरल गॉइस। सम्ड पाइपलाइन कनेक्ट रेड सी टू मेडिटेरियन सी। भाई पता नहीं, नाम भी नहीं सुना मैंने तो इसका। सम्ड पाइपलाइन DM पाइपलाइन स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ एंड नेचुरल पाइपलाइन। पर्शियन गल्फ क्यों होगा फिर? C आंसर है क्या इसका? A आंसर है भाई। दोनों कनेक्ट है। सम्ड पाइपलाइन स्वेज मेडिटेरियन पाइपलाइन, ठीक है, नाम ही पहली बार सुना है। उसके बाद तुम्हारा ये एडियाटिक सी अल्बेनिया में है। ब्लैक सी ये कैस्पियन सी कजाकिस्तान में है। मेडिटेरियन सी मोरक्को में है। रेड सी कोर्सिका में है। ब्लैक सी ठीक है, चाइना का येलो सी है। और तुम्हारा कैस्पियन सी का कजाकिस्तान है। बुल्गारिया का ब्लैक सी है, ठीक है। लेवांटिक रीजन है नॉर्थ अफ्रीका में। कहाँ का रीजन है भाई? सी नहीं, 2022 का। ए रीजन ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, ठीक है। सम्ड पाइपलाइन सुएज मेडिटेरियन पाइपलाइन इज अ क्रिटिकल अल्टरनेटिव इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्शियन गल्फ ऑयल टू यूरोप। सम्ड पाइपलाइन रन फ्रॉम एंकिन
एनकिन सुखना रेड सी टू सीडी के है और मेडिटेरियन इजिप्ट। ट्रांस एडियाटिक पाइपलाइन है, ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है। अब ट्रांस एडियाटिक पाइपलाइन नेचुरल गैस पाइपलाइन है, टर्की ग्रीस बॉर्डर से ग्रीस में जाएगी, अल्बानिया में जाएगी, इटली में जाएगी। एडियाटिक सी ये पार्ट है सदर्न गैस कॉरिडोर का, सप्लाइंग एजरबाईजान गैस टू यूरोप, न्यू बूस्टेड कैपेसिटी यूरोप डाइवर्सिफिकेशन टू रशियन गैस। टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन ये रशिया से ब्लैक सी जाएगी, टर्की जाएगी एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप जाएगी। की अल्टरनेटिव ऑफ रशियन सप्लाई बाई पासिंग यूक्रेन मॉनिटर्ड, ठीक है। बाकू तिबिलिसी साइहन, बाकू अजरबैजान से, तिबिलिसी जॉर्जिया और सेहन टर्की। और इंश्योर्ड मतलब अजरबैजान गैस मलक्का स्ट्रेट चौक पॉइंट है, मलेशिया एंड सिंगापुर एंड इंडोनेशिया के बीच 1 लाख वेसल जाती हैं हर साल। बेस्ट बिजिएस्ट रूट है ये, पायरेसी बाल अल मंडप स्ट्रेट कनेक्ट रेड सी टू गल्फ ऑफ ईडन, ठीक है। रूसी रिवर अपनी माध्यम चला रहे हैं यहाँ पर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के लिए है, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 टू पाइप 1 एंड 2 ये जर्मनी के लिए जाती है बैलिस्टिक सी के अंदर। यहाँ पर मिथेन निकल गई थी, एक्सप्लोजन था। तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। डिस्कशन अजीम 2024 अटकी पड़ी है। मोजाम्बिक LNG नेचुरल गैस प्रोजेक्ट, ठीक है। मोजाम्बिक LNG नेचुरल गैस प्रोजेक्ट। काबो डेलगाडो प्रोवेंस मोजाम्बिक इन न्यूज़। प्रोजेक्ट रिवाइवल एफर्ट पोस्ट इंसर्जेंसी। ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन जिसमें तुम्हारा पर्शियन गल्फ में एबाकिक है, गल्फ कोस्ट है एंड यानबू है रेड सी में। पर्शियन गल्फ टू यानबू एंड देन सऊदी अरब, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव बाईपास स्टेट ऑफ हार्मोस डिसरप्शन। थैंक यू।